Let's start from the zero semester as far as passive voice is concerned. First, what we require to know is what is passive. If we go through dictionary, so we find passive means opposite to active. ये active का opposite है. Active का मतलब आप लोगों को पता है. Passive का मतलब है सुस्त. Basically. Let me make you understand with one of the examples. There are two kinds of smokers. Active smoker and passive smoker. Those who smoke, they are called active smoker. And those who inhale, so they are basically passive smoker. They enjoy with smoking without paying anything. Active smokers basically pay to enjoy. They pay first and then enjoy. Those who are passive smokers, they enjoy without paying anything. Right? Why? The main question to know is why do we need to learn passive voice? हमें क्यों जरूरत होती है पैसिव वॉइस को जो है इस्तेमाल करने की? अच्छा, अगर हम उर्दू को इंग्लिश से कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि उर्दू के अंदर हम इतने पैसिव वॉइस इस्तेमाल नहीं करते जितने पैसिव जो है हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं. उसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर आप मैगजीन कोई उठाएं, कोई न्यूज़पेपर उठा लें, कोई किताब उठा लें, कोई आर्टिकल ले लें, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है पैसिव वॉइस का बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन विद उर्दू. उर्दू की बनिस्बत उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा. ज्यादातर जो ऑफिशियल न्यूज होती हैं, ऑफिशियल स्पीचेस होती हैं, मैगजीन्स के अंदर आर्टिकल्स जो हैं वो प्रिंट होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, इनमें ज्यादातर जो है वो पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं. देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि हमें जरूरत क्या है पैसिव वॉइस इस्तेमाल करने की. देखिए, द थिंग विच कम्स फर्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? तो एक्टिव वॉइस के अंदर हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, while we have object important in passive voice. Passive voice के अंदर हमारे पास object important है. This is one of the reasons to use it. Yes. एक और reason है, passive voice makes the tone of the sentence softer. Have you understood this? देखिए, एक एक्टिव सेंटेंस है और एक पैसिव सेंटेंस. अगर आप उन दोनों का मवाजना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पैसिव सेंटेंस जो है वो ज्यादा सॉफ्ट है. फॉर एग्जाम्पल, आपके छोटे भाई को किसी ने गली के अंदर आपके मोहल्ले में जो है उसको आपका जो है एक स्मैक या चमाट मार दिया. अब जो है वो आपके घर पे आया और आपको गुस्सा आया. आप जो है वो बाहर आए और आपने किसी को इल्जाम दिया कि आपने इसको क्यों मारा. जिस शख्स ने मारा है उसको आपने कहा कि आपने इसको क्यों मारा. ये क्या हुआ? एक्टिव वॉइस. अब एक और शख्स है, उसके भी भाई को किसी ने मारा है, वो बाहर आया और उसने कहा कि मेरे भाई को क्यों मारा गया. अब आप दोनों सेंटेंस का मवाजना करें. एक शख्स कह रहा है कि मेरे भाई को क्यों मारा तुमने, और दूसरे ने कहा कि मेरे भाई को क्यों मारा गया. जो एक्टिव वॉइस है उसके अंदर डायरेक्ट ब्लेम हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है. अब आप अगर किसी के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लगाएंगे तो वो नेचुरली ही माइंड्स. मगर जब दूसरे ने यह कहा कि इसको क्यों मारा गया, इसमें कोई इल्जाम नहीं है, यह बात तो हकीकत है कि उसको मारा गया है. इसका मतलब यह है कि वो ही ट्राइज टू फाइंड समबडी एक्चुअली हु पनिश्ड हिम. तो डायरेक्ट उसके ऊपर हमला नहीं हुआ, सही है, उस शख्स के ऊपर डायरेक्ट जो है वो हमला नहीं हुआ. इसी तरह अगर खाना कोई अच्छा नहीं बना
इसमें टेस्ट नहीं है, तो आप किसी को कहेंगे आपने क्यों अच्छा खाना नहीं बनाया, तो ही और शी इज गोइंग टू माइंड इट, क्योंकि आप यू डायरेक्टली ब्लेम हिम और हर। मगर अगर आप ये कहेंगे आज खाना कुछ अच्छा है नहीं, अच्छा नहीं बना, तो वो जो शख्स है जिसने खाना बनाया वो इतना माइंड नहीं करेगा पैसिव वॉइस में जितना कि वो एक्टिव में माइंड करेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आपकी जो गन बैरल है, योर गन बैरल इज डायरेक्टली टूवर्ड्स हिम। ठीक है, जो निशाना है वो वही शख्स है। तो पैसिव वॉइस के अंदर जो है वो हम सेंटेंसेस को सॉफ्ट बनाते हैं। अच्छा, बिजनेस में ये बहुत इस्तेमाल होता है। आपका एक बिजनेस है और आपके किसी से पेमेंट आनी है, आपके क्लाइंट से, वो जो टाइम था वो टाइम भी लैप्स हो गया। अब आप उसको लेटर में ये नहीं लिखेंगे, जब उसको आप तो कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि आपने यू हैवंट मेड पेमेंट, आपने पेमेंट नहीं दी जी। आप ये कहेंगे कि पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड येट, मुझे अभी तक पेमेंट वसूल नहीं हुई। चे जाए कि उसी शख्स को पेमेंट करनी है, मगर वहां पर आपने डायरेक्ट ब्लेम नहीं किया कि जी आपने पेमेंट नहीं की मुझे, तो उसमें जो एलिमेंट है नाराजगी का वो ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस जो होते हैं उसके अंदर जो सॉफ्टनेस है उसका एलिमेंट थोड़ा कम होता है, और पैसिव वॉइस जो है उसमें इसका जो सॉफ्टनेस है उसका एलिमेंट ज्यादा हो, उसमें लोग कम माइंड करते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर उठाकर देखें, कोई भी एक पैराग्राफ अपनी मर्जी का उसमें उठा लें और उसमें देखें कि कितनी मर्तबा पैसिव वॉइस इस्तेमाल किया गया है, तो आपको जो वॉल्यूम है पैसिव वॉइस के इस्तेमाल का वो एक्टिव वॉइस से कहीं ज्यादा होगा। आपके घर में बहुत से इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होंगे, मैगजीन्स होंगे, बुक्स होंगी इंग्लिश की। आज जाइएगा, आप उनका मुताला कीजिएगा, अपनी मर्जी से कोई पैराग्राफ या स्टोरी या कोई इवेंट या कोई न्यूज जो है वो आप चूज कर लीजिएगा और उसमें खुद देखिएगा कि कितनी मर्तबा पैसिव वॉइस आया है। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा हाउ सिग्निफिकेंट पैसिव इज, स्पेशली इन इंग्लिश। तो दो मेन रीजंस क्या हैं? एक तो यह है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात यह है कि पैसिव वॉइस जो है वो सेंटेंस की जो टोन है उसको सॉफ्ट करता है। ठीक है, आपको इसका आंसर मिल गया। व्हाई डू वी प्रैक्टिस पैसिव वॉइस? हाउ इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस आर, कितने इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस? आई हैव गिवन the answers of these two questions at the same time. How to convert active into passive. अच्छा, ये जो चौथा पॉइंट है, ये पॉइंट जो है हम टेंस वाइज करेंगे। जिस तरह से टेंसेस होते हैं उसके फॉर्मूले होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसके भी फॉर्मूले होते हैं पैसिव वॉइस के, मगर डेफिनेशन सेम होती है। फॉर इंस्टेंस, सिंपल प्रेजेंट अगर आप लेते हैं तो सिंपल प्रेजेंट की जो डेफिनेशन है एक्टिव वॉइस में वही पैसिव वॉइस में होगी। इट डजंट डिफर, वो उसमें कोई जो है वो डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, यू फाइंड डिफरेंस इन इट्स फॉर्मूला, जो उसकी कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर आपको बहुत सा डिफरेंस मिलेगा। कैन एनीबडी टेल मी what is most important element in passive voice without which passive voice cannot be made? सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है पैसिव वॉइस बनाने में वो पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन पैसिव वॉइस। पास्ट पार्टिसिपल के बगैर कोई पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बन सकता। हाँ, अगर सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर वही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दैट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज पैसिव वॉइस, वो भी कंसीडर की जा सकती है पैसिव वॉइस। मगर कोई पैसिव वॉइस सेंटेंस जो है वो इमेजिन नहीं किया जा सकता बगैर पास्ट पार्टिसिपल। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज पैसिव वॉइस? वो कौन सी चीज है जिसके जरिए हम जो है उसकी पहचान करेंगे?
एक्टिव वॉइस किस चीज से हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हर पैसिव वॉइस का कोई हेल्पिंग वर्ब होता है जिसके जरिए हम ये पहचानते हैं कि ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है। अच्छा, अब अभी किसी ने कहा था कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सब्जेक्ट अगर इंपॉर्टेंट हो तो फिर हम पैसिव वॉइस बनाएं। तो पैसिव वॉइस के अंदर जो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट, नॉट फ्रॉम डूअर। डूअर से स्टार्ट नहीं होता। सही है। अच्छा, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है अमंग स्टूडेंट्स, और वो रहती है जब तक वो अनलेस स्टूडेंट्स क्वालिफाई देन इंटरमीडिएट, वो चलती चली आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि एजेंट के बगैर पैसिव वॉइस नहीं बनता। अच्छा, एजेंट क्या है? अच्छा, एजेंट जो होता है वो द कॉम्बिनेशन ऑफ बाय एंड सब्जेक्ट। जैसे हम कहते हैं बाय हिम, बाय हर, बाय मी, बाय यू, बाय देम, बाय इट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है? तो ये जहन से निकाल दें कि पैसिव वॉइस के लिए एजेंट जरूरी है। एजेंट जो होता है वो बाय प्लस डूअर, सब्जेक्ट जो होता है, इसको हम एजेंट कहते हैं, दिस कॉम्बिनेशन को। अगर आप इंग्लिश की बुक्स का, न्यूज़पेपर्स का, मैगजीन्स का मुताला करें, मूवीज देखें, स्पीचेस देखें इंग्लिश में, तो आपको पता चलेगा कि ये जो एजेंट है पैसिव वॉइस के अंदर, ये हार्डली 5% इस्तेमाल होता है, 95% इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, आपके एग्जाम के अंदर आपको कन्वर्ट करना होता है। अगर सब्जेक्ट गिवन है उसके अंदर तो ऑब्वियसली उसको आप कन्वर्ट जरूर करेंगे। तो इसी कन्वर्जन से, क्योंकि हम प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक वो कन्वर्जन का सिलसिला जारी रहता है, तो हम ये समझ लेते हैं कि ये एजेंट जो है ये कंपल्सरी है। दिस इज नॉट कंपल्सरी। 95% पैसिव वॉइस आर मेड विदाउट एजेंट। जितने भी टेंसेस हैं सबके अंदर जो है, अब जो आप एक्टिव वॉइस आपने इस्तेमाल किया था उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके जरिए आपने टेंस को रिकॉग्नाइज किया, और यहां पर जो है पैसिव वॉइस में भी ऑक्सिलरी वर्ब जो है उनको हम इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए? पैसिव को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अब मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं, ये जितनी भी चीज मैंने आपको बताई है उसको जो है प्रूफ करने के लिए, कि एक हमारे पास सेंटेंस है कि पाकिस्तान में जो है वो उर्दू बोली जाती है। एक सेंटेंस है हमारे पास, पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, और एक सेंटेंस है पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है पाकिस्तानियों के जरिए। अब कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो आपको लग रहा है कि वो ज्यादा बेहतर है? अगर देखें, पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है पाकिस्तानियों के जरिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि उर्दू तो लाजिमी बात है लोगों के जरिए बोली जाएगी ना। सो दैट बिकम्स अंडरस्टूड। ये चीज जो है ये अंडरस्टूड होती है। और अगर मैं ये कहूं कि क्रिकेट खेली जाती है लोगों के जरिए, और दूसरा जुमला यह है कि क्रिकेट खेली जाती है, तो कौन सा जुमला ज्यादा बेहतर होगा? लोगों के जरिए क्रिकेट खेली जाती है और क्रिकेट खेली जाती है। लाजिमी बात है, क्रिकेट जब हम कहते हैं क्रिकेट खेली जाती है तो वो इंसानों के जरिए खेली जाएगी। ठीक है ना? तो अब यहां पर दो रीजंस हैं जो एजेंट है उसको इस्तेमाल ना करने के। एक जो रीजन है उसका वो ये है कि या तो सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो,
या फिर सब्जेक्ट की हमें जरूरत ना हो। ठीक है ना। अब यहां पर उर्दू बोली जाती है पाकिस्तानियों के जरिए या उर्दू बोली जाती है लोगों के जरिए, तो यहां पर जो लोग हैं वो अंडरस्टूड है, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, जो चीज अंडरस्टूड होती है उसको हम इस्तेमाल नहीं करते, और जो चीज हमें रिक्वायर्ड नहीं होती उसको भी हम इस्तेमाल नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। तो हमारे पास पैसिव वॉइस में 95% ऐसा होता है कि हम जो एजेंट है वो इस्तेमाल नहीं करते। एजेंट इज आइदर अंडरस्टूड और नॉट रिक्वायर्ड, या तो हमें जरूरत नहीं होती या फिर हम इस्तेमाल नहीं करते उसको। मगर जब आपको ये कहा जाए आपके एग्जामिनेशन के अंदर कि ये एक्टिव दिया हुआ है और इसको आप वॉइस में तब्दील करें, तो फिर उसको यू हैव टू डू अकॉर्डिंगली, फिर उसको आपको जो है वो करना पड़ेगा। मगर दैट इज लिमिटेड टू ओनली कन्वर्जन, वो कन्वर्जन के ऊपर लिमिटेड है। मगर जब व्हेन इट कम्स टू आवर जनरल लाइफ, जब हमारी ये आम जिंदगी के अंदर हमें प्रैक्टिस करना होता है, तो इट्स नॉट दैट रिक्वायर्ड, तो वो इसको इतना जो है इसके रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम जो टेंस है वो किससे किससे पहचानते हैं टेंस को? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आप एक्टिव वॉइस में देख लें, कोई भी सेंटेंस है उसमें से आप हेल्पिंग वर्ब को निकाल दें। जी, फॉर इंस्टेंस वी आर स्टडिंग इंग्लिश, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। हमने वी एक्सट्रैक्ट आर फ्रॉम दिस वेरी सेंटेंस, राइट? क्या बच गया? वी स्टडिंग इंग्लिश। तो अब ये जो हमारे पास फ्रेज बन रहा है वी स्टडिंग इंग्लिश, क्या आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि कौन से टेंस का है? इसमें हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, हमें पता ही नहीं चलेगा। Whether we were studying English, we are studying English, we have been studying English, we had been studying English, हमें पता ही नहीं है कौन सा टेंस है। So now it is proven that auxiliary verb is used to recognize tense। और मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, जो टेंसेस होते हैं उसकी टेंसेस की जो डेफिनेशन होती है वही डेफिनेशन पैसिव वॉइस की। So these are the fundamental things which we come to know before we get down to learn passive voice। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये कंफ्यूजन होती है कि वो इन चीजों को जो है उनको पता नहीं होता, उनको सिर्फ जो है ये बताया जाता है कि इसको इस तरह से कर लें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको इस तरह से कर लें ये कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज जस्ट अ ट्रेम, रॉट लर्निंग। क्योंकि आपको ये एग्जामिनेशन की हद तक इस्तेमाल नहीं करना, इसको अपने आप यू हैव टू यूज दिस इन योर जनरल लाइफ, अपनी जिंदगी के अंदर भी इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर सिर्फ आपको एग्जाम पास करने के लिए करना है तो ठीक है, फिर तो सारी जिंदगी आप इसको पढ़ते रहेंगे हर साल, जिस तरह से पीछे पढ़ते आए हुए हैं। आपने इसको प्रैक्टिस किया होगा सेकेंडरी में, अर्ली सेकेंडरी जो है आपने उसको लेट सेकेंडरी के अंदर प्रैक्टिस किया होगा, आपने इसको जो है इवन बिफोर दिस, उससे पहले भी शायद कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो प्राइमरी से शुरू कर देते हैं, तो वहां पर भी पढ़ा होगा। मगर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो वही रहे, तो आपका जो फोकस है वो सिर्फ कन्वर्जन की तरफ है। सही है, कन्वर्जन जो है आपको वो भी करनी है, मगर इसको जिस तरह से ये इस्तेमाल होता है हमारी जिंदगियों के अंदर, वो उस तरह भी आपको इस्तेमाल करना है। पैसिव वॉइस कैन नॉट बी लर्न्ड प्रॉपरली अनलेस we learn actually these elements। Yesterday we discussed something about the fundamentals of passive voice। passive voice की जो बुनियादी चीजें थी वो हमने कल डिस्कस की, और आज we are going to go ahead of it, हम उससे आज आगे चलते हैं। तो फर्स्ट we are going to have the comparison between active voice and passive voice। एक्टिव और पैसिव वॉइस का कंपैरिजन जो है वो आज हम करेंगे, and you will better understand this। The kind of understanding you developed yesterday, you are going to add up something into it today, right? And that is how a journey of passive voice gets along। जी, comparison between active voice and passive voice। uh, let's make two teams। हम दो टीम बनाते हैं,
और दो टीमों में से जो है हम दोनों उसको, एक एक्टिव वॉइस होगा और एक पैसिव वॉइस, ठीक है। उन टीमों में एक एक्टिव वॉइस को प्रैक्टिस करेगी एक टीम, और दूसरी टीम जो है वो पैसिव वॉइस को प्रैक्टिस करेगी। एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एज फार एज इट्स मैसेज इज कंसर्न। उसके मैसेज जो है वो हम लेंगे, हम वी आर गोइंग टू इग्नोर इट्स कंस्ट्रक्शन विल बी डिफर्ड, और जो वर्ड्स हैं उसके, वो लफ्ज भी जो है, अल्फाज जो हैं उसके, वो भी मुख्तलिफ होंगे। मगर व्हाट वी नीड इज टू गेट द मैसेज। इफ मैसेज इज सिमिलर, ऑलराइट, ठीक है। तो टीम ए एंड टीम बी, अच्छा, टीम ए विल प्रैक्टिस एक्टिव एंड टीम बी विल प्रैक्टिस पैसिव वॉइस ऑफ द सेम टेंस। उसी टेंस का वो टीम बी जो है वो पैसिव वॉइस प्रैक्टिस करेगी, और फिर हम उसको जो है वो देखेंगे कि इसमें फर्क क्या है। टीम ए सेज ही प्लेज टेनिस, राइट। अच्छा, ही इज डूअर, प्ले इज अ सिंगुलर वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस है। टीम ए ने कहा ही प्लेज टेनिस, अब टीम बी क्या कहती है, टेनिस इज प्लेड बाय हिम। चले इसको जो है इन दोनों को हम उर्दू में देखते हैं। वो टेनिस खेलता है और टेनिस खेला जाता है उसके जरिए। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो इसके मैसेज में कोई फर्क पड़ रहा है या एक ही चीज है? अच्छा, कल मैंने आपसे कहा था कि एक्टिव और पैसिव के जो टेंसेस होते हैं वो, उसकी डेफिनेशन सेम होती है, कंस्ट्रक्शन डिफर होती है, ठीक है। अच्छा, इसी वजह से ये मैसेज जो है यहां पर आपको बिल्कुल सिमिलर और आइडेंटिकल मैसेज मिल रहा है, मगर उसका तरीका जो है वो दूसरा है, सही है ना। जरूर हम एक ही काम को कई तरीकों से करते हैं, तो यहां पर भी यही है कि एक सेंटेंस को हम दो तरीकों से जो है वो बयान कर रहे हैं। एक हम हमारे पास है एक्टिव और एक हमारे पास है पैसिव। अच्छा, नाउ लेट मी गिव यू येट अनदर एग्जांपल। दे हैव रिटन लेटर्स, and now let's put it into passive voice. Let's see what team B says. The letters have been written by them. अब यहां पर हमने जो प्रैक्टिस किया है वो प्रेजेंट परफेक्ट किया है। They have written letters, उन्होंने लेटर्स लिखे, और यहां पर टीम बी क्या कह रही है, लेटर्स उसके जरिए लिखे गए, सही ना। टीम ए कह रही है कि उन्होंने लेटर्स लिखे, और टीम बी जो है वो कह रही है कि लेटर्स लिखे गए उनके जरिए। They have written letters, उन्होंने लेटर्स लिख लिए, और the letters have been written by them, और उनके जरिए लेटर्स लिखे गए। चाहे आप सेंटेंस को इस तरह पढ़ लें या इस तरह पढ़ लें, it makes no difference at all as far as message is concerned. Yes, there may be a difference of its softness, जो उसकी सॉफ्टनेस है, जो हमने कल डिस्कस किया था कि पैसिव वॉइस के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं वो ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो ये डिफरेंस तो आपको मिल सकता है, मगर उसके मैसेज जो है वो मैसेज विल रिमेन सो। एक हमने प्रैक्टिस किया सिंपल प्रेजेंट में और एक हमने प्रैक्टिस किया प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, ठीक है। अब यहां पर बताइए मुझे कि हैव यू अंडरस्टूड दिस, समझ में आया, और डू यू नीड मोर एग्जांपल्स? हाँ, ओके फाइन। शी टॉट स्टूडेंट्स, राइट। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, सही है, और शी क्या है, ये डूअर है, और टॉट जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, पास्ट फॉर्म। ये जो है ये आप, ये एजेंट है, ठीक है। अब यहां पर लेट्स लर्न व्हाट दे मीन। शी टॉट स्टूडेंट्स, उसने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, स्टूडेंट्स वर टॉट बाय हर, और स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया उसके जरिए। तो मैसेज आपके पास जो डिलीवर हो रहा है उसके अंदर कोई फर्क है? टीम ए और टीम बी दोनों को एक ही तरह समझ में आ रहे हैं, सही है। लफ्जों के अलावा कोई फर्क है, समझने में कोई फर्क है, मैसेज में कोई फर्क है? दैट्स व्हाट एक्चुअली आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड, राइट। अच्छा, एनी क्वेश्चन? अब यहां पर देखते हैं हम कि टेंसेस एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव
and then passive. Simple present give first form, ठीक है. In passive voice is given, ठीक है. यहां पर आप जो है वो सब्जेक्ट लगाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा. यहां पर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा. Simple past. Which form do we use in simple past? Past form. So what is the past form of gave? Gave. And now when we turn it into passive was, now you may have been getting some ideas, right? Present perfect. Present perfect. So here in present perfect we will be using auxiliary verb followed by past participle, have given, right? And here in passive, have been given. Let's move down to present progressive. In present progressive is given, and when it comes to passive, जितने भी continuous tenses होते हैं उनके passive voice के अंदर हमारे पास being लगता है. Being is used as sub helping verb. इसका main helping verb क्या है? Is. और sub helping verb क्या है? Being. अगर being नहीं होगा किसी passive voice में तो वो continuous tense नहीं होगा. कोई और tense हो सकता है मगर continuous tense नहीं होगा. Correct? अच्छा. Now we have practiced simple present, simple past, present perfect, and of course present progressive. Now let's repeat. Simple present, first form इस्तेमाल होती है simple present में gave. इसका पैसिव जो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो इज लगता है फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल. लेट्स कम डाउन टू सिंपल पास्ट. इन सिंपल पास्ट वी यूज पास्ट फॉर्म दैट इज गैव, एंड व्हेन वी टर्न इट इनटू पैसिव was given. Was is second form of be, right? Is first form of be. Now here present perfect, have as auxiliary verb, and given is main verb. Perfect, in every perfect tense we always use past participle, that is third form of the verb, right? Even if we learn English up to advanced level. Now when we turn it into passive, what comes? Have been given. Have is main helping verb, been is sub helping verb, and given is past participle. As I told you yesterday, no passive voice can be made without past participle. This is chief ingredient of passive voice. We cannot even imagine passive voice without past participle. Now what comes at the bottom? Present progressive. इसको हम present continuous भी कहते हैं. Is giving. Some people call it fourth form, some people call it ing form, and this is also called present participle, right? And when we turn this present progressive tense into passive voice, what comes? Is being given, and being represents passive voice of continuous tense, right? Any question? Now let's take past progressive. Past progressive कौन सा tense है? Past continuous. तो इसके बजाय इधर क्या आ जाएगा? Was. Was जो है वो सेकंड फॉर्म है किसकी? बी की, बी वर्ब की. Was giving. And when it turns into passive, was being given. आपको चेंज क्या मिला? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर यू फाइंड द डिफरेंस. आपने सिर्फ जो डिफरेंस पाया है वो ऑक्सिलरी वर्ब में पाया है, while the rest of the sentence और कंस्ट्रक्शन आइडेंटिकल, राइट? अगर आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर दें, निकाल दें हेल्पिंग वर्ब को, हमें नहीं पता चलेगा कि ये टेंस कौन सा है. एंड व्हाट वी लर्नड यस्टरडे, डिडंट वी? I have just told you that
जब भी कोई परफेक्ट टेंस हो, बी इट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, third form of the verb is always there. Had been given, developing ideas of voices, aren't you? Okay. Now, will give, right? And when we turn it into voice, now we have practiced 6 different tenses just in one go. Any query? Now let's repeat. Past progressive. Past progressive को जब हम active में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास auxiliary verb होगा और present participle होगी. Auxiliary verb और present participle है इसमें. और जब हम इसको वॉइस में टर्न करेंगे तो इस कॉन्टिन्यूअस को कौन रिप्रेजेंट करेगा वॉइस में? बीइंग. while rest of the construction remains so. was being given. जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले सिंपल प्रेजेंट में किया था, was की जगह हमने is लगाया था. सही है, यही हमारे पास डिफरेंस है. और कल हमने पढ़ा था कि हम टेंसेस को जो रिकॉग्नाइज करते हैं, वी रिकॉग्नाइज टेंसेस किसकी वजह से करते हैं? हेल्पिंग वर्ब की वजह से. अगर हेल्पिंग वर्ब को हम निकाल दें तो हम we do not understand actually which tense is this. Acha, now past perfect had as auxiliary followed by past participle had given, that makes active. And when we turn the same sentence into voice, so the difference is been. Had as man helping verb, been is used as sub helping verb which represents voice followed by past participle. We have already learned that no passive voice can be constructed without past participle. अगर सिर्फ past participle भी होगी हमारे पास तो उस जब भी पैसिव वॉइस कंसीडर किया जा सकता है, मगर कोई पैसिव वॉइस जो है वो पास्ट पार्टिसिपल के बगैर नहीं कंसीडर किया जा सकता. I have told you repeatedly so that you may not forget it. Now let's come down to simple future. Simple future में हम क्या करते हैं? हमारे पास auxiliary होता है will followed by first form of the verb. will जो है वो modal verb है. जितने भी modal verbs होते हैं उनके साथ हम हमेशा first form of the verb लगाते हैं, which we have already studied, जो हमने पहले स्टडी कर लिए. ठीक है, अब यहां पर जब हम इसको टर्न करेंगे वॉइस के अंदर तो क्या हो जाएगा? will as chief helping verb followed by be that represents voice, and then third form of the verb given, so will be given. अब अगर मैं यहां आपको कुछ सेंटेंस दूं और आपसे ये कहूं कि turn these sentences into voices, can you make it? Just give a try. I'll not mind it if you get it wrong. Was playing, have read, have been read. अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि स्पेलिंग सेम होती है मगर प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफर होता है जब हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. दैट इज रीड फर्स्ट फॉर्म, रेड सेकंड फॉर्म एंड रेड सेकंड फॉर्म एज वेल और थर्ड फॉर्म एज वेल, राइट? तो सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो रेड होगी जब हम प्रोनाउंस करेंगे, बट एज फार एज स्पेलिंग इज कंसर्न it is absolutely identical. Will win. Many people call this won, but this is incorrect. Won is correct pronunciation. So will be won. That is how you have practiced, and I hope that majority of the students have got it. अगर एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपने गलती की तो महकूम जो है वो हाकिम बन जाएगा और हाकिम जो है वो महकूम बन जाएगा. मतलब ये कि कातिल जो है वो मकतूल बन जाएगा और मकतूल जो है वो कातिल बन जाएगा. इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव वॉइस की जगह पैसिव वॉइस इस्तेमाल कर देते हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि जमीन आसमान का फर्क. इट्स एब्सोल्यूट कंट्रास्ट. जैसे मैंने कहा कातिल मकतूल बन गया या हाकिम महकूम बन गया,
या टीचर स्टूडेंट बन गया, स्टूडेंट जो है वो टीचर बन गया, सही ना, एब्सोल्यूट कंट्रास्ट। तो वहां पर जो आपका जो सेंटेंस होगा विच वुड स्टैंड नोवेयर, वो कहीं पर भी जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जब भी आप जो है पैसिव वॉइस इस्तेमाल करें तो आप लोगों की जो अटेंशन है वो होनी चाहिए। यू मस्ट नॉट लूज योर अटेंशन। इफ यू लूज योर अटेंशन you are going to lose the bus. Now simple present, सिंपल प्रेजेंट को अच्छा अब हम टेंस वाइज जो है वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सिंपल प्रेजेंट की कंस्ट्रक्शन क्या है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इट स्टार्ट फ्रॉम? ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट what comes after object? Hyperverb, because actually we are practicing simple present specifically, right? And you know with which we use is, with which we use am, and with which we use are, followed by past participle, and then agent. I place agent in parenthesis, that means if required. एजेंट इसलिए पैरेंथेसिस में रखा है कि अगर रिक्वायर्ड हुआ तो आप एजेंट इस्तेमाल करेंगे, अगर एजेंट रिक्वायर्ड नहीं हुआ तो एजेंट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमारे पास ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। एजेंट या तो हमें अंडरस्टूड होता है, हमें पहले से ही पता होता है तो उसकी जरूरत नहीं होती, या फिर हमें इसकी जरूरत होती ही नहीं है। हमें जो इंपॉर्टेंस होती है वो किसकी होती है? सिग्निफिकेंस जो होती है वो ऑब्जेक्ट की होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई जुर्म हुआ आपके मोहल्ले में, ठीक है, तो किसने मुजरिम को पकड़ा ये इंपॉर्टेंट है या मुजरिम पकड़ा गया वो इंपॉर्टेंट है? मुजरिम का पकड़ना जो है वो इंपॉर्टेंट है, किसने पकड़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती है उनका तो काम ही होता है कि मुजरिमों को पकड़ना। ठीक है, वो हमारे पास अंडरस्टूड है कि कोई आपके किसी सिविलियन ने नहीं पकड़ा होगा, उसको जो है वो किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने पकड़ा होगा, और अगर सिविलियन ने पकड़ा भी है तो उनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के जो लोग होते हैं उनको उसके हवाले किया होगा, राइट? तो उसका मुजरिम का पकड़ना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने पकड़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, कोई मरीज है, मरीज शिफायाब हो गया तो उसका शिफायाब होना इंपॉर्टेंट है, किसने उसका इलाज किया ये अमूमन इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर इलाज करते हैं लोगों का। हाँ, अच्छा, अब यहां पर हम इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे? टू इज स्पोकन इन आवर कंट्री। अब आप देखिए कि इसके अंदर एजेंट है या नहीं है? एजेंट नहीं है। एजेंट नहीं है उसके बावजूद आप इसको मुकम्मल तरीके से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसमें प्लेस कर देता हूं एजेंट, उर्दू इज स्पोकन इन आवर कंट्री बाय पीपल, बाय पाकिस्तानीज, व्हाटएवर, तो वो डजंट इट लुक टू बी अननेसेसरी? सही है ना, अगर उस पार्ट को जो है एजेंट के पार्ट को अगर हम यहां प्लेस करें या ना करें, सही है ना, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा कुछ। तो जब एक चीज अंडरस्टूड है तो वी डू नॉट प्लेस इट विद इट, राइट? अच्छा, इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि एशिया में क्रिकेट दिलचस्पी से खेली जाती है, जी, अब यहां पर जरूरी है कि जो क्रिकेट खेल रहा हो उसको इस्तेमाल किया जाए कि एशियंस के जरिए क्रिकेट खेली जाएगी। अगर हम सिर्फ यही कह दें कि क्रिकेट इज प्लेड इन एशिया विद इंटरेस्ट, एशिया में क्रिकेट खेली जाती है, दैट इज एब्सोल्युटली इनफ, ये बिल्कुल काफी है। इसमें जरूरत नहीं है हमें कि किसके जरिए खेली जाएगी, ये अंडरस्टूड है, हमें पता है कि जो एशिया में रहते हैं जो लोग उन्हीं के जरिए खेली जाएगी। अच्छा, नाउ लेट मी आस्क यू फाइनल क्वेश्चन टुडे। इफ you are assigned to turn these sentences into negative or interrogative, can you make it? What we are going to do to turn it into negative? Negative के लिए हम क्या करेंगे? No rocket science is required. जो हमारे पास
ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ हम नॉट लगा देंगे, ठीक है, दैट वुड बिकम नेगेटिव सेंटेंस. अच्छा, व्हाट इफ वी हैव टू मेक देम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा, मगर क्वेश्चन मार्क से पहले जो है वो बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी इसके अंदर, ठीक है ना. ये जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, वी आर गोइंग टू ब्रिंग दिस ऑक्सिलरी वर्ब in the beginning and place question mark in the end in order to make interrogative sentence, right? And this is exactly the same what you would have been practicing in tenses. Active voice में जो आपने प्रैक्टिस किया बिल्कुल वही तरीका है. So what we need is to make sentences in affirmative way. सही है, जब आपको ये कंस्ट्रक्शन का पता चल गया तो उसके बाद आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं और क्वेश्चन सेंटेंसेस भी इजीली बना सकते हैं. सो लेट्स bring this lecture to an end today, right? So we are going to start simple past from the next class. So this is me signing off today. Good evening everybody here in the class. We have had 2 lectures of passive voice, and your understanding must have grown up to this, and you know what passive voice are, why we use it, what impact of passive voice, the difference between passive voice and active voice. So you have been familiar with all that. इन तमाम से आप लोग जो हैं वो familiar हो गए. Now we are going to practice voices tense by tense, right? First we are going to practice simple present, moving down to simple past, then present continuous, and so on and so forth. Now let me ask something very important. What is the most important ingredient of passive voice without which we cannot make it? Past participle. Okay. After past participle, which is most important element of passive voice? Auxiliary verb. सही है, auxiliary verb and past participle form of the verb make passive voice. Here in simple present, we start with object, what we call third form of the verb, and you can see arrow goes to third form of the verb. Agent lies in parenthesis. There is a reason why I have kept agent in parenthesis. मैंने आप लोगों को बताया कि almost 95% agent is either not needed or not required. अच्छा, अब we are going to follow the same construction to make passive voice of simple present. डेफिनेशन बिल्कुल सेम होती है, चाहे आप एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करें या पैसिव वॉइस सेंटेंस इस्तेमाल करें, उनकी डेफिनेशन जो है वो सेम होती है. दिस इज व्हाई आई एम नॉट लेटिंग यू नो इट्स डेफिनेशन. द डेफिनेशन इज द सेम which you have already learned when you were going through active voice. Fruits are sold in the market. फल बेचे जाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है. अच्छा, अब नाउ इसको देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन है आपकी ये मैच कर रही है सेंटेंस से. फ्रूट्स क्या है जिस पे काम हो रहा है, बेचा क्या जा रहा है, फ्रूट, ये ऑब्जेक्ट हो गए. अच्छा, फ्रूट्स मोर देन वन, सो वी यूज आर एज ऑक्सिलरी वर्ब फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल. वर्ब क्या है हमारे पास, वर्ब जो है वो सेल है. द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज सोल्ड. फ्रूट्स आर सोल्ड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द मार्केट. अब मुझे बताइए इसमें कि क्या हमें जरूरत है कि बेच कौन रहा है, हमें किस चीज की जरूरत है, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है. ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हियर, सो वी हैव यूज्ड वॉइस. सही है, पैसिव वॉइस हमने इस्तेमाल कर लिया. हैड वी बीन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट हियर, अगर सब्जेक्ट हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट होता तो हम इसको एक्टिव वॉइस बनाते. ठीक है, हमें बेचने वाला हमें इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए अहमियत नहीं रखता, तो हमने क्या किया, हमने पैसिव वॉइस इस्तेमाल कर लिया. अगर मैं यहां पर इसको ऐड कर दूं, डजंट दिस एजेंट लुक टू बी अनइम्पॉर्टेंट? हम इसको रखें या ना रखें, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. इसमें जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो दिस इज अननेसेसरी.
जब हमें एजेंट के बगैर पूरा सेंटेंस जो है वो समझ में आ रहा है तो हमें जरूरत नहीं है एजेंट की। हाँ, इन योर एग्जामिनेशन व्हेन यू नीड टू टर्न फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ गिवन, तो फिर यू आर गोइंग टू एक्ट अकॉर्डिंगली, फिर आपको उसी तरह रिएक्ट करना है। वहां पर आप यू आर नॉट गोइंग टू ओमिट एजेंट, वहां पर एजेंट को ओमिट नहीं करेंगे जहां कन्वर्जन है, ठीक है। कन्वर्जन इज समथिंग डिफरेंट, तो वहां पर आप उसी तरह रिएक्ट करेंगे जिस तरह से आपको वो सेंटेंस दिया जा रहा है। उसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट भी होगा, उसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट भी होगा, और यू नो द प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस ऑलरेडी, राइट। अच्छा, now let me give you yet another example. Chess competition is held in the school every year. यहां पर मुझे बताइए कि डुअर है, नो रिक्वायरमेंट, डुअर की प्लेसमेंट के बगैर हमें पूरा सेंटेंस समझ में आ रहा है, एक्शन समझ में आ रहा है। अगर हम इसके अंदर डुअर लगा भी दें तो विल इट मेक एनी डिफरेंस? ऑफ कोर्स नॉट। यहां पर मीनिंग क्या है? चेस कंपटीशन इज हेल्ड इन द स्कूल एवरीवेयर। चेस कंपटीशन, चेस कहते हैं शतरंज को, तो शतरंज का कंपटीशन जो है वो हर साल स्कूल में मुनक्किद किया जाता है। यहां पर जो मुनक्किद करने वाले हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड। ऑफ कोर्स द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल अरेंजेस दिस, so we do not need to place it because this is understood or unimportant. What we need is object, तो ऑब्जेक्ट हमने यहां पर प्लेस कर दिया। These two examples, fruits are sold in the market and chess competition is held in this school every year. Up now, if I ask you to turn these sentences into negative sentence, can you make it? It's not that difficult. What you need is just to place not after auxiliary verb making negative sentence of it, right? The same goes with it. अगर हम इस जो सेंटेंस है बॉटम पे, चेस कंपटीशन इज हेल्ड इन स्कूल एवरी ईयर, हमारे पास इज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इफ आई प्लेस नॉट, दैट वुड बिकम नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस पैसिव वॉइस, राइट। अच्छा, नाउ अगर मुझे इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा? वो जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इधर, हियर आर एंड हियर इज, सो आई एम गोइंग टू प्लेस दीज auxiliary verbs in the beginning of the sentence to make these sentences into interrogative, right? So क्या बन जाएगा? Are fruits sold in the market? क्या फ्रूट्स जो हैं वो मार्केट में बेचे जाते हैं? Similarly, is chess competition held in the school every year? जब हमने पहले लेकर आ गए, जब हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लेकर आ गए, तो ये पूरा जो सीक्वेंस है ये किसकी बन जाएगी? इंट्रोगेटिव की। इन द एंड वी आर गोइंग टू हैव क्वेश्चन मार्क। एनी क्वेश्चन? होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। होल्ड इज फर्स्ट फॉर्म, होल्ड इज बेस फॉर्म, हेल्ड पास्ट फॉर्म, हेल्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, राइट। हाँ, हम सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जब सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो हम वर्ब को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है और समझ गए हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा इस्तेमाल होती है पैसिव वॉइस में, चाहे पैसिव वॉइस का कोई भी टेंस हो या पैसिव वॉइस का कोई सा भी सेंटेंस हो, बी इट एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन। जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पैसिव वॉइस का वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको हम कहते हैं। उसके बगैर कोई पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। तो जब अगर आपने एफर्मेटिव में कोई पैसिव वॉइस बना लिया तो उसको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस बनाते वक्त आप उसके वर्ब को नहीं छेड़ेंगे। वर्ब जो है वो उसी थर्ड फॉर्म के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, नाउ अगर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूं बनाने के लिए, ठीक है, तो बना लेंगे आप लोग? चलो, अच्छा,
पहले तो आप इन दोनों सेंटेंसेस को एक्टिव में बनाइए, मगर उसके लिए हमारे पास एजेंट आएगा। अगर मैं यहां पर प्लेस कर दूं आपको, फॉर एग्जाम्पल बाय देम, देखिए आई हैव एडेड एजेंट हेयर। एजेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बाय एंड सब्जेक्ट। फ्रूट्स आर सोल्ड इन द मार्केट बाय देम। और यहां पर भी अगर मैं प्लेस कर दूं, चेस कंपटीशन इज हेल्ड इन द स्कूल एवरी ईयर बाय द प्रिंसिपल। अब यहां पर हमने आई हैव एडेड सब्जेक्ट इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस। अब इसी तरह से आपके एग्जाम के अंदर आता है कि ये सेंटेंस आपको दिए जाते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों गिवन होते हैं। अब आपसे कहा जाता है कि इनको जो है वो आप एक्टिव वॉइस के अंदर तब्दील करें। तो अब आप क्या करेंगे, फ्रूट्स आर सोल्ड इन द मार्केट बाय देम। कैसे बनाएंगे? तो अच्छा, देम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है, जब ये सब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या बन जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक है, दे आ गया जी। अब टेंस कौन सा है, ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस कौन सा है, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव जो होते हैं सिंपल प्रेजेंट के, उसके अंदर हम जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या आ गया, डूअर आ गया। वो ऑब्जेक्टिव केस में था, यहां पर सब्जेक्टिव केस में आया तो देम क्या बन गया, दे बन गया। अब हमारे पास वर्ब क्या है, सोल्ड। सही है। अब सिंपल प्रेजेंट के एफर्मेटिव जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, उसके अंदर हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सेल। दे सेल। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट वो बेच क्या रहे हैं, सही है, बेचते क्या है, दे सेल फ्रूट्स in the market is remaining part of the sentence which remains so, right? So they sell fruits in the market। अब इसी एक्टिव वॉइस को हम दोबारा पैसिव में बनाएंगे तो क्या होगा, यही जो सेंटेंस है हमारा पैसिव वॉइस का, या इसकी शक्ल आ जाएगी। तो क्या होगा, द प्रिंसिपल प्रिंसिपल। अच्छा, यहां पर हमारे पास वर्ब कौन सा है, वर्ब है होल्ड। होल्ड की थर्ड फॉर्म हेल्ड। जब हम इसको बैक करेंगे यानी कि एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सिंपल प्रेजेंट के, होल्ड आ गया। अच्छा, यहां पर हमारे पास जो प्रिंसिपल है ये सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है सब्जेक्ट, तो सिंपल प्रेजेंट का जो एफर्मेटिव वर्ब टेंस होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। यहां पर यू कैन सी एस विद होल्ड। सो द प्रिंसिपल होल्ड्स चेस कंपटीशन इन द स्कूल एवरी ईयर। और जब हम इसको दोबारा पैसिव में लेकर आएंगे तो उसकी शक्ल ये हो जाएगी जी। एनी क्यूरी? आपने कहा दे रीड बुक्स। अच्छा, उसमें जब ऐसा इबहाम अमूमन नहीं होता, या तो आपका बैकग्राउंड चल रहा होता है, आप यू विल अंडरस्टैंड द टेंस थ्रू इट्स कॉन्टेक्स्ट। जब कॉन्टेक्स्ट चल रहा होता है, जो इख्तिबास चल रहा होता है, जो बैकग्राउंड चल रहा होता है, उससे हमें पता लगता है कि ये टेंस कौन सा है। सही ना, डायरेक्ट तो कोई भी नहीं बोलेगा कि दे रीड बुक्स। और अगर डायरेक्ट बोला भी किसी ने तो उसमें वो टाइम एडवर्ब लगाएगा। सही है ना, अगर उन्होंने ये कहा, किसी ने लिखा है दे रीड बुक्स, तो ये सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है और सिंपल पास्ट भी हो सकता है। मगर इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, वो टाइम एडवर्ब से होगी। अगर किसी ने ये कहा कि दे रेड बुक्स, क्योंकि इसकी स्पेलिंग सिमिलर है और साउंड जो है वो मुख्तलिफ है, तो दे रेड बुक्स yesterday। so here yesterday helps us to identify कि हम कौन से जो है इसको कौन से टेंस में लेंगे। और अगर ये लिखा हो कि दे रीड बुक्स एवरीडे, तो एवरीडे जो बताएगा हमें कि ये सिंपल प्रेजेंट है। तो बहुत सारे सेंटेंस की जो रिकग्निशन होती है वो हम टाइम एडवर्ब से लेते हैं या फिर कॉन्टेक्स्ट से लेते हैं। सो विच कॉन्टेक्स्ट इज, कि कॉन्टेक्स्ट उसका जो इख्तिबास है, उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई शख्स गलत टेंस भी बोल देता है, मगर पीछे से जो है उसका जो बैकग्राउंड है वो एक खास टाइम के मुताबिक चल रहा होता है।
तो हम उससे ये नहीं कहते आई एम सॉरी, हम खुद समझ जाते हैं कि ये टेंस तो मुख्तलिफ बोल रहा है, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा, मगर वो जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा होता है उससे हम समझ जाते हैं कि ये बोलना चाह रहा है, क्योंकि कॉमन सेंस भी कुछ चीज होती है, तो बहुत सारी चीजें हम कॉमन सेंस से समझ जाते हैं। लेट मी गिव यू येट अनदर एग्जांपल। सेंटेंस है हमारे पास, ब्राजील में फुटबॉल खेली जाती है, या फुटबॉल खेली जाती है ब्राजील में, राइट? तो कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है या एक्टिव है? फुटबॉल फुटबॉल ब्राजील में खेली जाती है, पैसिव वॉइस है। अच्छा, कैसे रिकॉग्नाइज किया आपने कि ये पैसिव वॉइस है? ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है और इसके अंदर सब्जेक्ट भी नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ब्राजील के अंदर सॉकर खेली जाती है। अच्छा, अब यहां पर डज इट नीड डूअर? बगैर डूअर के हम इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि ब्राजील में जब फुटबॉल खेली जाती है तो ऑब्वियसली ब्राजीलियंस जो होंगे उन्हीं के जरिए खेली जाएगी। हाँ, अगर आपको इफ यू हैव टू कन्वर्ट, तो फिर आप यहां पर जो है वो इसका डूअर या सब्जेक्ट आप लिखेंगे। People say fix are useful for health, and you have to change this active voice into passive voice. It's a two part sentence. You know, एक part जो है people say, दूसरा part है fix are useful for health. ये this is two part sentence. अच्छा, now let me tell you this. सबसे पहले तो हम पहला पार्ट लेते हैं, people say, लोग कहते हैं। अगर हम इसको ये कहें कि इट इज सेड, पीपल से का मतलब क्या है? लोग कहते हैं। और अगर हम इसको टर्न कर दें, इट इज सेड, ये कहा जाता है। आप ये कह रहे हैं दिस सेक्शन ऑफ द क्राउड जो है वो ये कहता है कि लोग कहते हैं, और दिस सेक्शन ऑफ द क्राउड कहता है कि ये कहा जाता है। अब आप बताइए कि इसमें आपका जो मैसेज आप ले रहे हैं वो उसमें कितना डिफरेंस है? ऑफ कोर्स नो डिफरेंस, सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है, मगर मैसेज जो आप लोगों के पास आ रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जहां पर भी पीपल से आएगा वहां पर इट इज सेड आ जाएगा, और ये लगाने की हमें जरूरत नहीं है बाय पीपल, क्योंकि लोगों के जरिए कहा जाता है। तो इट इज सेड एंड द रेस्ट ऑफ द क्लॉज विल रिमेन सो, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन पैसिव वॉइस, राइट? दिस इज सिंपल प्रेजेंट विद बी वर्ब्स, लाइक इट इज सेड। कभी भी अगर ये आ जाए, आपसे कोई भी शख्स ये कहे कि इसको चेंज करें, पीपल से, लोग कहते हैं, तो उसको आसानी से आप इट इज सेड में कन्वर्ट कर दें, एंड दैट वुड बिकम इट्स वॉइस, वो उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, एनी क्यूरी अबाउट सिंपल प्रेजेंट? हाँ, एंड थिंग्स बिकम इजी व्हेन दे आर टॉट, बट यू नो एक्चुअली व्हेन यू प्रैक्टिस देम, सो यू फाइंड इट डिफिकल्ट। होता यही है कि जब हम क्लास में जब कोई मैथमेटिक्स का कोई टीचर क्वेश्चन यहाँ पर जो है सम हल कर रहा होता है तो बहुत आसान सा लग रहा होता है, और वही क्वेश्चन अगर आप घर पे कर रहे होते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ योर गाइड, तो वो दैट वुड बिकम इक्वली डिफिकल्ट। देयर मे बी कंटेंट्स एक्चुअली विच आर मिसिंग इन आवर माइंड। तो वो जो कंटेंट्स है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है, वो सारे कंटेंट्स जो है ना, ही गैदर्स ऑल दीज कंटेंट्स टुगेदर। बट जब हम आउट ऑफ क्लास प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो कंटेंट्स हमारे मिसिंग हो जाते हैं, जहन में से निकल जाते हैं, और उसकी वजह से एक्चुअली वी आर कंफ्यूज्ड। वी आर गोइंग टू मूव डाउन टू सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में सिर्फ फर्क जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब का है। अच्छा, जिस तरह से इफ अगर हम कंसीडर करते हैं या कंपेयर करते हैं एक्टिव वॉइस के सिंपल प्रेजेंट को एक्टिव वॉइस के सिंपल पास्ट से, तो फर्क उसमें भी हमें सिर्फ वर्ब टेंसेस का मिलेगा। सिंपल प्रेजेंट के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और सिंपल पास्ट के अंदर हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यहां पर भी फर्क जो है वो सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब का है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो इज एम आर होते हैं, ठीक है। अब यहां पर द पास्ट ऑफ इज एम आर इज वॉज वर, राइट? सिंपल इज दैट। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। पिलियन राइडिंग, डबल सवारी।
अच्छा, डबल सवारी हम कंसिडर करेंगे एक सिंगुलर या प्लूरल? डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है, तो ऑफ कोर्स सिंगुलर। डबल सवारी वाज बैंड लास्ट ईयर। अच्छा, अब मुझे यहां पर बताइए कि ये जानना जरूरी है कि किसने डबल सवारी पर पाबंदी लगाई? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट। सही है, सही ना, इट्स अंडरस्टूड कि गवर्नमेंट के पास ही वो अथॉरिटी है जो प्लेन एंड राइडिंग के ऊपर बैन लगाती है। तो ये सबको पता है कि गवर्नमेंट ही जो है ये इसके ऊपर पाबंदी लगाती है डबल सवारी के ऊपर, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है यहां पर, राइट? चलें, इसको हम यहीं तक रखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, as I told you that all the tenses in voice behave as they do in एक्टिव वॉइस। जिस तरह से एक्टिव वॉइस में बिहेव करते हैं इसी तरह से वो वॉइसेस के अंदर बिहेव करते हैं, क्योंकि उनकी डेफिनेशंस जो हैं वो सेम होती हैं। सो द मेन डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज इट इज यूज्ड फॉर द एक्शन which are happening at the time of speaking, whether you practice passive voice or active voice. But let me remind you, we use passive voice when object is important, and there is yet another reason to make it. It also makes the tone of the sentence softer. अगर आप मवाजना करें पैसिव और एक्टिव का, तो आपको पैसिव वॉइस जो है वो ज्यादा सॉफ्ट मिलेंगे। एंड वी ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस दिस इन प्रीवियस क्लासेस। इट स्टार्ट्स विद ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय ऑक्सिलरी वर्ब्स, is and are main verbs which indicate that the tense is present, followed by being। जितने भी कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइसेस होते हैं उन तमाम के अंदर बीइंग जो है वो कंपल्सरी होता है। बीइंग बेसिकली इंडिकेट्स दैट दिस इज पैसिव वॉइस ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, and then agent if required. This is why we have placed it in between parentheses. बहुत सारे इकदामात किए जा रहे हैं लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए। मेजर्स, अब मेजर्स सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल। व्हाट कम्स विद इट? मेजर्स आर बीइंग टेकन, इकदामात किए जा रहे हैं। मेजर्स को हम स्टेप्स भी कहते हैं। मेजर्स आर बीइंग टेकन, इकदामात लिए जा रहे हैं किसके लिए? टू मेक द लाइव्स ऑफ पीपल बेटर। इकदामात लिए जा रहे हैं लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए। रोड की मरम्मत की जा रही है, सड़क की मरम्मत की जा रही है। द रोड इज बीइंग कारपेटेड। रोड, जब आपका रोड की मरम्मत की जाती है या रोड बनाया जाता है उसको हम नॉर्मली कारपेट कहते हैं। आपने देखा होगा वो जो मड होती है एंड दैट इज लेड डाउन ऑन दिस सरफेस, दिस इज व्हाई वी कॉल इट कारपेट। द रोड इज बीइंग कारपेटेड। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है। तो बढ़ाई क्या जा रही है? काम किस पे हो रहा है? पेट्रोल के ऊपर। अच्छा, इसमें ये बताइए अरसलान, टेल मी वेयर एजेंट इज। यस, नो एजेंट। We do not require agent. It is already understood. Who increases this?
राइट? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? द ऑब्जेक्ट। बढ़ाई क्या चीज जा रही है? तो पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है। बच्चों के लिए बहुत सी किताबें शाया की जा रही हैं। देखें इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? मैनी बुक्स आर पब्लिश्ड फॉर चिल्ड्रन। बहुत सारी किताबें जो हैं वो बच्चों के लिए शाया की जा रही हैं। देयर इज नो रॉकेट साइंस इफ यू अंडरस्टूड simple present and simple past in voices, so you are not going to find it difficult in understanding the rest of the tenses. So is there anybody who could tell me what we are going to do to turn these present continuous sentences into past continuous sentences? जी, तो हमारे पास सिर्फ इसके अंदर चेंज क्या आएगी? ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस हेल्पिंग वर्ब विद वाज और वर। ठीक है? नाउ कंपेयर द फॉर्मूला ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एज यूजुअल स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्ट, द डिफरेंस is about auxiliary verb, either was or were, being indicates that this is continuous past participle. Past participle in the end agent. कोर्ट में मुजरिमों के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा था। कोर्ट में मुजरिमों के खिलाफ फैसला सुनाया जा रहा था। अब इधर ऑब्जेक्ट क्या है? जी, द वर्डिक्ट। सही है? क्या होगा? द वर्डिक्ट। द वर्डिक्ट वाज बीइंग अनाउंस्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द लॉ ब्रेकर्स। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कोर्ट में फैसला दिया जा रहा था। अच्छा, अब यहां पर बताइए, हु इज डूअर? डूअर नो। हु इज डूअर? आई मीन सब्जेक्ट। देयर इज नो एजेंट रिक्वायर। व्हाट वी नीड इज टू नो अबाउट ऑब्जेक्ट। क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट वी यूज पैसिव वॉइस। बहुत से ऑपरेशन अस्पतालों में किए जा रहे हैं कामयाबी के साथ। जी, बहुत से ऑपरेशंस किए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में कामयाबी के साथ। तो इधर डूअर क्या है? मैनी ऑपरेशंस। मैनी ऑपरेशंस वर बीइंग परफॉर्म्ड इन द हॉस्पिटल्स सक्सेसफुली। बहुत से ऑपरेशन हॉस्पिटल्स में सक्सेसफुली यानी कि कामयाबी से अंजाम दिए जा रहे थे। अब आप इफ यू कंपेयर these sentences with the sentences of present continuous tense, you are going to find only one difference between them, that is auxiliary verb. In present continuous tense we use is, am, are as helping verb, while here in past continuous tense we use was, were as helping verb instead of is, am, are, right? While the whole construction is the same. ट्रैफिक के कानून की पाबंदी नहीं की जा रही थी। ट्रैफिक रूल्स वर नॉट बीइंग ओबेड। ट्रैफिक रूल्स वर नॉट बीइंग ओबेड। जी, ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी नहीं की जा रही थी हमारे शहर के अंदर। कानून को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही थी। कानून को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही थी। जी, इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? कोशिशें। तो कोशिशों को क्या कहेंगे हम? एफर्ट्स। एफर्ट्स वर टू इंप्रूव लॉज। एफर्ट्स वर बीइंग टेकन टू इंप्रूव लॉज।
once we understand the logic of voices, so we do not take longer time to understand the rest of the passive voices. And you have already understood them, in lectures earlier. So is there any question about past continuous tense and of course present continuous tense of voices? Acha. Now let's place a heading of present perfect. Present perfect tense. The same definition goes here in voices as well. Let me remind you, present perfect tense is used when action is completed while time is not needed. इसमें हमारे पास एक्शन इंपॉर्टेंट होता है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता. स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय हैज have represent that this is present perfect. Been a sub-helping verb, past participle, and then agent if required. हमारे मुल्क में हाल ही में सूरज ग्रहण देखा जा चुका है. हमारे मुल्क में हाल ही में सूरज ग्रहण देखा जा चुका है. सूरज ग्रहण को क्या कहेंगे? सोलर एक्लिप्स in our country. Solar eclipse has recently been seen in our country. पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2 जंगें अब तक लड़ी जा चुकी हैं. अब इधर who is going to tell me the object? Of course, wars. Yes. 2 wars. अच्छा, here हमारे पास wars plural. जब plural होगा तो हम क्या लगाएंगे इधर? Has as helping verb. 2 wars have been and India yet. Yet means so far. 2 wars have been fought between Pakistan and India yet. तो अब यहां पर जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या मैंने बताई थी कि एक्शन की कंप्लीशन है. यहां पर हमें टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड. सो व्हाट वी रिक्वायर इज कंप्लीशन ऑफ एक्शन. तो यहां पर जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया. 2 wars have been fought between पाकिस्तान एंड इंडिया yet अब तक so far. उसको फाइनल में मैन ऑफ द मैच दिया गया है जी. उसको फाइनल में मैन ऑफ द मैच दिया गया. अब यहां पर 2 ऑब्जेक्ट हैं. एक मैन ऑफ द मैच हो सकता है ऑब्जेक्ट और दूसरा वो. सही है. दोनों जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एज ऑब्जेक्ट. He has been awarded, yeah, he has been named man of the match in the final. Acha, we can also use man of the match as object. Man of the match has been awarded to him. Man of the match has been awarded to him. देखिए यहां पर वॉइसेस में ऐसा भी होता है कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट होते हैं. When 2 objects come together in a sentence, so you must not get confused. So use any of the object in the sentence in the beginning, right? जश्न आजादी जोशो खरोश से मनाया गया है. The Independence Day with national spirit. The Independence Day has been celebrated with national spirit. कौमी जज्बे के साथ मनाया जा चुका है. Any further question? No? So shall we switch to another tense, right? Simple future tense. अच्छा, अगर if you understand
simple future, so you will be understanding all the modals. जितने भी modal verbs होते हैं, will, shall, should, may, might, can, could, must, have to, has to, so on and so forth. जितने भी होते हैं उनका तरीका जो है वो सिर्फ यही होता है. What you gonna do is to replace main helping verb with the required modal verbs, and that would become the sentence of passive voice. How? Starting with object, will as main helping verb, be as sub helping verb in the sentence, past participle, agent if required. जून में बजट पेश किया जाएगा या बजट जून में पेश किया जाएगा, मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल. जी अच्छा, द एनुअल बजट will be presented in June. The annual budget will be presented in June. लोगों की हालत बेहतर बनाने के लिए गौर व खोज किया जा रहा है. लोगों की हालत बेहतर बनाने के लिए गौर किया जा रहा है. जी, गौर करना, कंसिडरेशन, बल्कि किया जाएगा, राइट. लोगों की हालत बेहतर बनाने के लिए गौर किया जाएगा. Consideration will be made to make the condition of common man better. Common man better. ये will, अगर इस will को अरसलान, अगर ये जो will है, इस will को अगर हम रिप्लेस कर दें may के साथ, तो क्या मतलब होगा? द एनुअल बजट मे बी प्रेजेंटेड इन जून. हाँ, पॉसिबिलिटी आ जाएगी मे की. इसी तरह हम इस विल को माइट में तब्दील कर दें तो वो जो पॉसिबिलिटी है वो और वीक हो जाएगी. द एनुअल बजट मे बी प्रेजेंटेड इन जून, तो हो सकता है कि बजट जून के अंदर पेश किया जाए. इसी तरह अगर मैं इस विल को कैन के साथ रिप्लेस कर दूं, एनुअल बजट कैन बी प्रेजेंटेड इन जून, तो यही फॉर्मूला जो पैसिव, जो फ्यूचर टेंस का है, सिंपल फ्यूचर का जो फॉर्मूला है, बिल्कुल यही फॉर्मूला तमाम जितने भी मोडाल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, हैव टू, हैज टू, ये तमाम जितने भी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उन तमाम के साथ आपको कुछ भी नहीं करना. यू आर गोइंग टू रिप्लेस विल with the required modal verb, and that would become sentence which you require, right? सैटरडे को इंग्लिश का टेस्ट लिया जाएगा, कौन बनाएगा? just to make it. जी, on Saturday. अब ये जो will है, इस will को हम may में भी चेंज कर सकते हैं. सिर्फ आपको करना क्या है, यहां पर यू आर गोइंग टू रिप्लेस द ऑक्सिलरी, मेन ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस इनटू रिक्वायर्ड मोडाल वर्ब्स, राइट. सो यहां पर tomorrow we are going to discuss transitivity and intransitivity, right? And here the class closes.
Now we have learned the basics of voices. You have been told why passive voice is used, what are important elements to make, and of course the formulas of almost all the tenses. Now, the last lecture is about transitivity and intransitivity. So after you learn transitive verbs and intransitive verbs, you are going to be almost perfect in voices. One cannot become good at passive voice unless he learns transitivity and intransitivity. There are two kinds of verbs, transitive verbs and intransitive verbs. Transitive verbs are those which can be used in passive voice, and intransitive verbs are those who cannot be used in passive voice. Transitivity. Now, transitive verbs can be used in voices, while intransitive verbs cannot be used in voices. तो दो किस्म के वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते. अगर आप लोग, इफ यू आर यूज्ड टू लुकिंग अप डिक्शनरीज, especially English to English dictionaries, so you are going to find TRA or INT in front of verb. वर्ब के बिल्कुल साथ आपको या तो TRA मिलेगा या INT मिलेगा. तो TRA represents transitive verb and INT represents intransitive verbs. तो एक तो सोर्स आपके पास ये है कि हम किस तरह से पहचाने कि वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है. बट दिस प्रोसेस इज प्रीटी डिफिकल्ट. It requires time and labor to get to know whether the verb is transitive or intransitive, right? अब इसका एक आसान सा हल ये है कि वो वर्ब्स जो रिसीवर ऑफ द एक्शन रखते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं, और वो वर्ब्स जो रिसीवर ऑफ द एक्शन यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं रखते, उनको जरूरत नहीं होती इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स सेंस, वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं. यानी कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको जरूरत होती है ऑब्जेक्ट की इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर सेंस. तो जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं. फॉर इंस्टेंस, राइट, दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, एंड स्लीप, दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब. इधर देखिए आप कि अगर हम राइट को इस्तेमाल करें किसी जुमले में, फॉर इंस्टेंस, she is writing. Does this sentence require object or receiver of the action to complete its sense or not? क्या इस सेंटेंस को जरूरत है ऑब्जेक्ट की या नहीं? She is writing, बिल्कुल है, क्योंकि what is she writing? सही है ना. जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि वो क्या लिख रही है, जब तक ये सेंस कंप्लीट नहीं होगा. नॉवेल लिख रही है, लेटर लिख रही है, किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रही है, ठीक है. अब अगर हम ये कहें शी इज राइटिंग अ नॉवेल, दिस नॉवेल इज रिसीवर ऑफ एक्शन. अब नाउ इट कंप्लीट्स इट्स सेंस. इट रिक्वायर्स रिसीवर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस. नाउ let me come down to intransitive verb, that is sleep. He is sleeping.
Does it require receiver of object? No, it does not. Without receiver of action, it gives its complete sense. तो यहां पर जो है आप ये जो स्लीप वर्ब था हमारे पास, इसको जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की. विदाउट ऑब्जेक्ट, बगैर ऑब्जेक्ट के ये अपना सेंस जो है वो दे रहा है. और यहां पर जो राइट था उसको जरूरत थी किसकी? ऑब्जेक्ट की, टू कंप्लीट इट सेंस. बट दिस इज नॉट इनफ. You still find it difficult to recognize whether the verb is transitive or intransitive. So for that we have got a yardstick. हमारे पास एक yardstick है and we are going to put verb onto this yardstick, and that yardstick is going to tell us whether the verb is transitive verb or intransitive verb. What and whom जो है वो yardstick हैं, ये हमें बताएंगे कि verb जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव. हम वही वर्ब्स को लेते हैं जो अभी डिस्कस किया था, जिन वर्ब्स को राइट एंड स्लीप. एक तरफ आपके पास राइट है और एक तरफ आपके पास स्लीप है. ठीक है, अब हम इसको जो है वो यार्डस्टिक में के जरिए जो है इसको देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है. व्हाट इज शी राइटिंग? जी, व्हाट जब हमने प्लेस किया इस वर्ब के साथ, तो आप बताइए, डज इट मेक सेंस? व्हाट इज शी राइटिंग? व्हाट इज शी राइटिंग? डज इट मेक सेंस? ऑफ कोर्स इट डज. ये सेंस बना रहा है कि वो क्या क्या लिख रही है. ये व्हाट जो है ये इसके साथ फिट हो गया. ठीक है, इसी तरह हम स्लीप लेते हैं. Let's use sleep in sentence. What is he sleeping? वो क्या सो रहा है? इसका जो हम मीनिंग निकालेंगे, इसके मीनिंग हम निकालेंगे कि वो क्या सो रहा है. This is rather nonsense. It does not make sense. तो क्या पता चला? ये पता चला कि ये वर्ब जो है ये इंट्रांजिटिव. लेट मी गिव यू येट अनदर एग्जांपल. स्कोल्ड, एक वर्ब हमारे पास है स्कोल्ड. ठीक है, और एक वर्ब हमारे पास है यो. दो वर्ब है, हमें इनको देखना है कि ये ट्रांजिटिव, इनमें से कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है. तो हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज द सेम यार्डस्टिक टू गेट टू नो which is transitive verb and which is intransitive verb. Now first take scold. Use scold with either what or whom. Whom are they scolding? Arslan, ये scold जो है ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? ट्रांजिटिव है. क्यों ट्रांजिटिव है? कि जब हमने इसके साथ when we placed whom with scold, तो इट हैज मेड सेंस. उसने सेंस दिया कि वो किसको डांट रहे हैं. ठीक है, अब अगर मैं गो इस्तेमाल करूं इसके साथ, फॉर एग्जाम्पल, whom are they going? वो किसे जा रहे हैं? द ट्रांसलेशन इज वो किसे जा रहे हैं. इट डज नॉट मेक सेंस. ठीक है, यहां पर ये जुमला कभी आप बोलते हैं ना, आप उर्दू में बोलते हैं और ना इंग्लिश में बोलते हैं. इट्स नॉट प्रैक्टिस्ड. सो व्हाट वी हैव फाउंड आउट, we have found out that scold is transitive verb and go is intransitive verb, which means that scold can be used in passive voice while go cannot be used in passive voice. Do you need more examples? Okay. Stand and talk. First, let's take stand. जी. Now, keep stand with your yardstick. अपने yardstick के अंदर इसको इस्तेमाल कीजिए.
Now keep it with you. Let's use it with either what or whom. What are you? What are you standing? आप क्या खड़े हुए हो? ठीक है, तो ये मुरव्विज नहीं है. वी डू नॉट प्रैक्टिस सच सेंटेंसेस बिकॉज इसके मीनिंग ही नहीं है, मतलब ही नहीं निकल रहा. तो दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब. Stand. Stand is intransitive verb. Now let's use talk. What are you talking? आप क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है, तो talk जो है वो that can be used in passive voice, but this is not enough. There is one more element to be discussed. Now, up till now, we have discussed transitivity and intransitivity, transitive verbs and intransitive verbs. And I ask you to look up the meaning of the verbs from English to English dictionary in order to get to know where transitive verb or intransitive verb is written there. आप ये जो इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरीज हैं, चाहे आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखें या लॉन्गमैन डिक्शनरी देखें, कॉलिन देखें, तमाम इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरीज जो हैं वो इंडिकेट करती हैं नॉर्मली के वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव. ठीक है, जो जिस वर्ब के साथ व्हाट और whom प्लेस कर दिए जाएं वो और वो सेंस दे, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. और जहां व्हाट और whom जो है वो फिट ना हो और वो सेंटेंस कोई सेंस ना दे, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, कोई से भी टेंस के अंदर आपने उसको वर्ब को रखा, अगर वो सेंस देता है व्हाट और whom के साथ, वो ट्रांजिटिव वर्ब है. एल्स intransitive verb. So as I just told you that this is not enough. There is yet another element जिसमें हम कहते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिवली भी वर्क करते हैं और इंट्रांजिटिवली भी वर्क करते हैं. कभी वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाते हैं और कभी इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाते हैं. तो देयर आर वर्ब्स that play transitively as well as intransitively. For instance, run, चलना या चलाना. सही ना? चलना क्या है? वो कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? देखिए, चलना खुद चल रहा है. अगर मैं ये कहूं कि हिज बिजनेस इज रनिंग वेल, हिज बिजनेस इज, अब यहां पर देखें, यहां पर डूअर है, कौन चला रहा है? नहीं है, उसका बिजनेस चल रहा है. तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा या इंट्रांजिटिव होगा? यहां पर उसका बिजनेस चल रहा है, उसका बिजनेस चल रहा है. ट्रांजिटिवली फंक्शन कर रहा है या इंट्रांजिटिवली फंक्शन कर रहा है? इंट्रांजिटिवली ये फंक्शन कर रहा है. अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज ट्रांजिटिव वर्ब. ही इज running his business well. अब यहां पर देखिए, यहां पर रिसीवर ऑफ द एक्शन है, वो चला रहा है. ही इज रनिंग, चला क्या रहा है? हिज बिजनेस, अपना बिजनेस. काम किस पे हो रहा है? बिजनेस के ऊपर. तो यहां पर क्या बन गया? ये रन, ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गया. तो देयर आर वर्ब्स which
play transitively as well as intransitively. Now, let me give you yet another example. Walk. She is walking in the park. अब मुझे बताइए ये वर्ब जो है ये ट्रांजिटिवली प्लेस्ड हुआ है यहां पर या इंट्रांजिटिवली प्लेस्ड हुआ है? इंट्रांजिटिवली. शी इज वॉकिंग इन द पार्क. तो इन द पार्क क्या है यहां पर? ये ऑब्जेक्ट है या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है? देखें, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे काम किया जाए. तो शी इज वॉकिंग इन द पार्क. तो पार्क में काम हो रहा है, पार्क में तो चला जा रहा है, वो तो प्लेस है एक बेसिकली. तो पार्क पे काम नहीं हो रहा, तो पार्क इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, राइट? तो यहां पर वॉकिंग जो है या वॉक जो है ये ट्रांजिटिवली काम कर रहा है या इंट्रांजिटिवली? इंट्रांजिटिवली काम कर रहा है. अब नाउ लेट्स मेक इट एज ट्रांजिटिव वर्ब इन सेंटेंस. शी इज walking her pet dog. वो अपने पेट डॉग को चहलकदमी करवा रही है. अब यहां पर ये बताइए कि रिसीवर ऑफ द एक्शन क्या है? काम किस पे हो रहा है? पेट डॉग के ऊपर. तो इधर जो है वॉक के पास रिसीवर ऑफ द एक्शन है. सो इसका मतलब ये है यहां पर with both of the examples that walk is transitive verb as well as intransitive verb. जब इसके पास receiver of the action होगा, object होगा, तो ये transitive बन जाएगा. When it does not have or require object and making sense at the same time, so that is considered to be intransitive verb. Now, let me give you another example. Fly. जी, अब मुझे जरा उर्दू में बताइए कि इसका मतलब ट्रांजिटिवली भी बताइए और इंट्रांजिटिवली भी बताइए. एक उड़ना है, एक उड़ाना है. अब मुझे ये बताइए कि उड़ना ट्रांजिटिव है वर्ब या उड़ाना ट्रांजिटिव है? उड़ाना जो है वो ट्रांजिटिव है. देखिए, जब हम कहेंगे उड़ाना तो उड़ाने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, और जब हम कहेंगे उड़ना तो वो फिर उसको इट डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट. सही. नाउ लेट्स पुट इट इनटू एग्जांपल. बर्ड्स आर फ्लाइंग. बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर. ये इधर जो हमने ये फ्लाइंग इस्तेमाल किया है ये ट्रांजिटिवली इस्तेमाल किया है या इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल किया है? इंट्रांजिटिवली. कैसे पता चला? ये जो इन द ईयर है ये क्या है? ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है. दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जाए. द वर्क इज नॉट बीइंग डन ऑन इट. इज इट? नो, इट्स नॉट. अच्छा, नाउ लेट्स मेक इट एज intransitive verb. Sorry, transitive verb. They are flying kites. They are flying kites, what we call गुड्डी. ठीक है, तो वो गुड्डी उड़ा रहे हैं. ठीक है, तो अब यहां पर ये किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है? ट्रांजिटिव सेंस में इस्तेमाल हो रहा है. तो यहां पर ये जो वर्ब है, इस वर्ब का रिसीवर ऑफ द एक्शन क्या है? काइट्स. वो उड़ा क्या रहा है? दे आर फ्लाइंग काइट्स. तो अब जब भी आप जो है आपको जरूरत हो कि वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो आपके पास जो टच स्टोन है या यार्ड स्टिक है वो उसको उस वर्ब को टच स्टोन में रखें. यूज आइदर विद व्हाट और whom and that will tell you whether the verb is transitive or intransitive. But there are verbs which play on both sides. अच्छा, एक चीज और जहन में रखें कि ज्यादातर वर्ब्स जो होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स बहुत कम होते हैं. अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि
एक वर्ब है कम, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? कम, इंट्रांजिटिव। कैसे पता चला आपको क्या इंट्रांजिटिव है? जी, इसके अंदर हम जब इसको सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, इट डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस। तो आपने इसको ऐसे ही जहन में इस्तेमाल किया और फिर आपने बताया कि ये इंट्रांजिटिव है। अच्छा, प्ले ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? प्ले इंट्रांजिटिव है आपने कहा, आप बताइए। प्ले आपने, जी, ट्रांजिटिव वर्ब है ये। प्ले जो है, प्ले जो है वो ट्रांजिटिव है ही। अगर मैं ये कहूं कि चिल्ड्रन चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो व्हाट आर दे प्लेइंग? ठीक है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, सॉकर इज बीइंग प्लेड, चेस इज बीइंग प्लेड। तो ये प्ले जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लोज, आप बताइए, क्लोज जो है ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? जी, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ये क्लोज जो है ये ट्रांजिटिवली भी वर्क करता है और इंट्रांजिटिवली वर्क करता है। देखें, ही इज क्लोजिंग द डोर, लिसन, ही इज क्लोजिंग द डोर। अब इधर जो है ये ट्रांजिटिवली काम कर रहा है क्योंकि कोई शख्स किस पे काम कर रहा है? डोर के ऊपर। ही इज क्लोजिंग द डोर। और अगर मैं ये कहूं कि डोर इज क्लोजिंग, बाज औकात जो है डोर खुद ही खुलता है, खुद ही बंद होता है, सही है ना? डोर इज क्लोजिंग। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है? ट्रांजिटिवली या इनट्रांजिटिवली? इनट्रांजिटिवली काम कर रहा है जब मैं ये कहता हूं कि द डोर इज क्लोजिंग। अच्छा, ओपन ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? बहुत अच्छा। अब इसको ट्रांजिटिवली इस्तेमाल करें और इनट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल करें, वही सेम लॉजिक। ही इज ओपनिंग द डोर और द डोर इज ओपनिंग। दे आर ओपनिंग देयर शॉप्स और शॉप्स आर ओपनिंग। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन यहां पर? जी, तो नाउ टुडे वी हैव लर्नड transitive verbs, intransitive verbs, and of course the verbs which play both. अच्छा, ट्रांजिटिविटी और इंट्रांजिटिविटी के बगैर कोई पैसिव वॉइस अच्छी तरह नहीं समझ सकता। नाउ दिस टॉपिक क्लोजेस, so this is me signing off. Bye bye.